डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल इन नेक्स्ट जॉब अपडेट। और ये जॉब अपडेट है GSECL गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इनका रिक्रूटमेंट आ गया है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, वैसे तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया, सिलेबस, सैलरी, लास्ट कट ऑफ क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें टारगेट क्या करना है, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, अगर हमको सिलेक्शन लेना है तो कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, बुक्स, मटेरियल, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये भी देखेंगे कि इस चैनल पे आपको क्या मिल सकता है, यहाँ आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से बूस्ट हो सकती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके साथ शेयर करते रहिए। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF, वीडियो की लिंक, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। ये आपके लिए ग्रुप है, यहाँ पे आप बात विवाद, बहस, क्वेश्चन डिस्कशन, डाउट डिस्कशन जो भी करना है कर सकते हैं। बाकी ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आपका एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नज़र आ रहा है, आपके PDF में ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको अपने जिस भी स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम में आपका BE होना चाहिए, BE या फिर BTech होना चाहिए। डिप्लोमा वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि 55% मार्क्स आपके 7th और 8th सेमेस्टर में होना चाहिए विदाउट AT-KT। अब यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि क्या पूरे BTech में AT-KT नहीं चाहिए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं मेंशन है। आपके केवल 7th और 8th सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होना चाहिए और वहाँ पे परसेंटेज आपका 55 होना चाहिए। मतलब जो भी आपका CGPA होता है, SPI होता है, वो 66 होना चाहिए, ठीक है, GTU के हिसाब से। बाकी यहाँ पे सीटें आप देख सकते हो। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 45 सीट है। मैकेनिकल की बात करें तो अच्छी खबर है, ज़्यादा सीटें हैं, 55 सीट है। अगेन क्राइटेरिया इज सेम। और अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 9 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 10 सीट एंड मेटलर्जी की भी यहाँ पे 1 सीट है। यहाँ पे ध्यान रखना, मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है, मेटलर्जी वाले ही चाहिए, ठीक है, एक ही सीट है, कहाँ जाओगे वहाँ पे। सिविल की बात करें तो 25 सीट है। बाकी सबके लिए क्राइटेरिया सेम है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 155। यहाँ पे इक्विवेलेंट भी बताया है। इक्विवेलेंट मैकेनिकल में कोई इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऑटोमोबाइल वाले एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं ऑटोमोबाइल स्ट्रीम से, तो वो कहते हैं हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, बट दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो। इसलिए मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑटोमोबाइल से मत जाओ। जो भी इस टाइप की स्पेसिफिक ब्रांच है ना, जो पहले नहीं थी बाद में आई हैं, और हमने ब्रांच तो बना दिया बट उनके अकॉर्डिंग रूल चेंज नहीं किए। अपने पुराने जो रूल चले आ रहे हैं रिक्रूटमेंट के वही चल रहे हैं, इसलिए इस टाइप की जो ब्रांच होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं हर किसी से रिकमेंड करता हूं कि आप ऑटोमोबाइल में मत जाएं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो प्राइवेट वाले भी ऐसे ही प्रीफर करते हैं। खैर, अगर हम इक्विवेलेंट ब्रांच की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की आप देख रहे हो कि कंसीडर किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल कंसीडर किया जाएगा। अगर आपके ब्रांच के आगे ये लिखा है तो आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हो, आपके ब्रांच के आगे ये लिखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों इक्विवेलेंट मानी जाएंगी। खैर, मैकेनिकल में कोई है नहीं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो सैलरी होगा या रेम्यूनरेशन आप कह लो वो होगा 37,000। सेकेंड ईयर टू 5th ईयर तक आपका होगा 39,000। ये कॉन्सोलिडेटेड सैलरी है, मतलब आपकी फिक्स सैलरी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। एक बार आप ये टेन्योर कंप्लीट कर लेते हो, मतलब इफ़ यू कंप्लीटेड द 5 ईयर ऑफ टेन्योर, इसके बाद आपको जो पे स्केल दिया जाएगा दैट इज़ 45,400, मतलब वही क्लास 2 वाली आप कह सकते हो कि जो RTO क्लास 2 में मिलती है वही वाली है। थोड़ा सा जो अपर लिमिट है RTO क्लास 2 की ये ज़्यादा है, ये अपर लिमिट 142 होती है, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है, गजेटेड पोस्ट है। खैर, यहाँ पे जो पे बॉन्ड है आपको दिख रहा होगा। बाकी अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की तो एज क्राइटेरिया आपकी 35 होनी चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और एज कब से काउंट करना है ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे 25/8/2020 से, ठीक है, अपर एज लिमिट काउंट करने के लिए दिया गया है। फीमेल के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है 5 ईयर का। बाकी पर्सनल डिसेबिलिटी है तो 10 ईयर का। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि कोई भी क्राइटेरिया लगाने के बाद आपकी एज 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 40 के हो गए हो और कह दो कि ये 10 ईयर लगा दो तो मैं 50 तक अप्लाई करूंगा। लास्ट जो एज होनी चाहिए आपको वो 45 है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 ईयर है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, मेंशन कर दिया है। ये आपका रोस्टर है, आप देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ठीक है।
तो ये आपका रोस्टर बनाया गया है अभी के लिए। बट एक चीज आपको ध्यान देना है, एट प्रेजेंट देयर आर 155 वैकेंसी, हाउएवर इन द फ्यूचर मोर वैकेंसी आर लाइकली टू बी अकर टिल 1 ईयर फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट आने के 1 साल बाद तक भी वैकेंसी आने की यहाँ पे चांसेज हैं, और वो जो वैकेंसी फिलअप होगी उसी रिजल्ट के बेसिस पे ये फिल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी एडवर्टीजमेंट से बात नहीं कर रहे हो, जब एडवर्टीजमेंट के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट फाइनल आ जाएगा उसके बाद तक अगर 1 साल तक वैकेंसी आती है तो इसी के बेसिस पे आपको वो कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, आप अगर अच्छा स्कोर करते हो तो चांसेज हैं, और इन्होंने कहा है कि वैकेंसी आने के चांसेस तो मे बी इनके पास रिक्वायरमेंट हो। फी की बात करें तो 500 है नॉन रिजर्व के लिए, बाकी रिजर्व जो कैटेगरी है SC SC स्पेशली तो उनको 250 फी है। बाकी कैसे भी ऑनलाइन मोड में आप पे कर सकते हो। 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है तो ज़्यादा वेट नहीं करना है, 25 को फॉर्म भर देना, 25 को भर देना है, 14 सितंबर तक चलेगा। बाकी आप ये लास्ट डे देख लें, टाइम देख लें, इस टाइम तक आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट कर देना है। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट और लास्ट टाइम। ठीक है, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन में नहीं होगा। जनरली गुजरात में जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑफलाइन मोड में होते हैं, तो आप थोड़ा सा उस मोड से बाहर आ जाना, ये ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन में नहीं होगा। अब यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न दिया गया है सभी के लिए सेम पैटर्न है। सेक्शन 1 में जीके होगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इंग्लिश होगी सेकेंड सेक्शन में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। बाकी थर्ड सेक्शन होगा आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो ये टोटल कितने हो गए, 60 और 20 80 मार्क्स। बाकी नीचे आ जाओ तो नीचे ये दो हैं कंप्यूटर के 10 और गुजराती के 10, तो ये हो जाते हैं टोटल 100। सेम ऐसा है यहाँ पे, आप मैकेनिकल का भी देख सकते हो, मैकेनिकल का भी सेम है। एक चीज़ मैंने हाईलाइट किया है, ध्यान देना है आपको, यहाँ पे एडिशनली मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 4 to 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, इवन मोर देन 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथमेटिक्स के। हाँ, ये है कि ऐसा क्वेश्चंस नहीं होता है, इंटीग्रेशन भी आपसे पूछ लेता है, जो कॉमन इंटीग्रेशन होता है, शायद आप जानते हो। लैप्लास आपसे पूछ लेते हैं, शायद आप बाकी जगह मैथमेटिक्स के अलावा भी उसका यूज़ करते हो। तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैथ में घुस जाना है गेट की तरह, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बट ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लैप्लास, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैथ आप कर लेना, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है। जरूर क्वेश्चंस आते हैं, 4 to 7 क्वेश्चंस आते हैं वहां से, ध्यान रहे आपको। बाकी सबका सिलेबस सेम है, एज इट इज, जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। सिलेबस में सब कुछ मेंशन कर दिया, मतलब सारे सब्जेक्ट। मैकेनिकल की मैं बता रहा था, सॉरी मैंने स्किप कर दिया, तो मैकेनिकल की बता देता हूं। देख लो आप, यहाँ पे मैकेनिकल का सिलेबस है, सब कुछ मेंशन किया गया है, कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। सिंपली आप कह दो सब्जेक्ट का नाम इन्होंने मेंशन कर दिया तो सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना है। तो कोई सा ऑब्जेक्टिव बुक आप सॉल्व कर लो, मैं रिकमेंड करता हूँ अक्सर YCT को सॉल्व कर लो, और एक कोई आपकी खुरमी और जैन जो भी आपको पसंद है वो सॉल्व कर लोगे, दैट्स इट। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा ES गेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे GPSC की तरह ये पेपर नहीं लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। केवल YCT और बाकी आप जो भी एक ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करना चाहते हैं एज पर योर विश सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ध्यान रहे, क्वेश्चन पेपर केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, गुजराती में क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अगर एग्जाम के रिजल्ट की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपका सिलेक्शन तभी होगा जब 50 मार्क्स आप अचीव कर लोगे। बट ये मैं बता देता हूँ पहले, 50 मार्क्स आने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेज आ ही नहीं सकते कि मिनिमम कट ऑफ 50 चला जाए। ठीक है, ये उस केस में बता रहे हैं कि मान लो ऐसा हुआ तो मिनिमम 50 तो चाहिए ही चाहिए। EWS और बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो 45 मार्क्स या इससे ऊपर का मार्क्स चाहिए। ठीक है, बाकी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जिनकी शादी हुई और हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं तो उनको 5 मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे। सॉरी, 5 मार्क्स एडिशनल नहीं, 5% मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे। मतलब जितना आपने स्कोर किया है, सपोज कर लीजिए आपने 100 नंबर स्कोर कर लिया तो 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, मतलब आपका हो जाएगा 105 आउट ऑफ 100। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, जनरली ऐसा होता नहीं है। तो मतलब जितना आप स्कोर कर रहे हो उसका 5% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। खैर ठीक है, अगर आप के हस्बैंड एक्सपायर किया और आपने मैरिज कर लिया है तो ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगी। बाकी अगर हम बात करें कि दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? जो ओल्डर होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी। अगर एज भी सेम हो गई तो फिर अल्फ़ाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा।
रिजल्ट आपका विद इन 1 ईयर पब्लिश हो जाएगा, तो ये कोशिश करेंगे कि रिक्रूटमेंट 1 साल में खत्म हो जाए। रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, ये दोनों होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, आई थिंक सो कि मैंने मिस नहीं किया है, मैंने पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कितने लोगों को ये मेरिट लिस्ट में पब्लिश करेंगे, तो जितना रोस्टर है उतना ही को पब्लिश करेंगे। 155 वैकेंसी है तो उतना ही लोगों को ये पब्लिश करेंगे, मतलब 55 वैकेंसी मैकेनिकल में, तो 55 लोगों को ही स्टार्टिंग में ये कॉल करेंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड और वो मेल से ही करेंगे, बाकी और किसी जगह पे नहीं करेंगे। मेल से आपको कॉल करेंगे, बाकी अगर कोई उसमें से हटाया जाता है तो दूसरे को, उससे नीचे वाले को कॉल कर लेंगे, ठीक है। आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना है, तो पहले से परेशान मत हो जाइए। यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जो आपको देने हैं। मिनिमम 85% रिप्रेजेंटेशन इन द सिलेक्शन विल बी लोकल रेजिडेंस ऑफ गुजरात, मतलब अभी जितनी सीट है उसका 85% तो गुजरात रेजिडेंस से ही भरना है, ऐसा रूल है यहाँ का, ठीक है। मैक्सिमम स्टेट का ऐसा ही रूल होता है। कोई ट्रैवलिंग के लिए या एग्जाम देने जाने के लिए जो भी है आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। हमको पहले से पता है भाई, बताने की जरूरत नहीं है, हम अपने पैसे से चले जाएंगे। स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपका ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, एग्जाम के बाद आप प्रोविजनल आंसर की देख सकते हो, यहाँ पे भी आप क्लेम कर सकते हो विद इन 3 डेज, बट यहाँ पे आपको फी देनी पड़ेगी। जीपीएससी की तरह यहाँ पे ये चीज़ें फ्री नहीं है। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल, जैसे मैंने कहा मेडिकल के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओनली ऑन द रजिस्टर्ड मेल। तो आप कोशिश करें, कोशिश नहीं फाइनल ऐसी ईमेल आईडी डालें जो एक्सेसिबल हो आपके लिए, वैसे सबके पास होती है, ऐसा कोई कहने वाली बात है नहीं। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द अपॉइंट ऑर्डर शैल बी इशू टू द एलिजिबल कैंडिडेट एंड द वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन लिस्ट विल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो 1 ईयर तक वैलिड रहेगी, वैकेंसी आती रहेगी, आपको बुलाते रहेंगे। बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो। टाइम लिमिट दिया गया है तो आप परेशान न करें, 10 से 6 के बीच में ही कॉल करें। बाकी चीज़ें आपके एज यूजुअल काम की नहीं है, एक बार आप रीड कर लेना कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास प्रिपेयर्ड रखना, बाकी कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 23 Feb 2020 को, मतलब कोरोना से जस्ट पहले। अगर थोड़ा दिन डिले हो जाता, मतलब कुछ 1 महीना डिले हो जाता, तो फिर इनका भी काम हो जाता, ये भी कोरोना के बाद ही आते। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो थी वो पब्लिश कर दिया गया था इनकी वेबसाइट पे, वहीं से ये डाउनलोड किया गया है। मैं आपको मेरिट लिस्ट दिखा देता हूँ, बाकी ये सब चीज़ें आपके काम की है नहीं, ज़रूरत नहीं है उन पर इतना फोकस करने का, आप इस पर फोकस करें। मेल कैंडिडेट की बात करें तो 78 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। 78 मार्क्स। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो पीएच कैटेगरी में अगर अनरिजर्व पीएच हैं तो 61 गया है, फीमेल की बात करें तो 50 गया है। ईडब्ल्यूएस मेल 72, फीमेल कोई रहा नहीं होगा इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। पीएच यहाँ पे 57 गया है। एससीबीसी 71.25, अगर पीएच है तो 48। फीमेल कैंडिडेट का मेल से यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ओबीसी का फीमेल कैंडिडेट जनरल से ज़्यादा गया कट ऑफ, जो कि अब नहीं जाएगा क्योंकि अब जो पहले वाला जीआर था उसको हटा दिया गया है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। तो खैर अभी क्या होगा, जो फीमेल कैंडिडेट हैं ओबीसी, फीमेल कैंडिडेट हैं एससी, फीमेल कैंडिडेट हैं एसटी, फीमेल कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस, इनका कट ऑफ हमेशा फीमेल जनरल के कट ऑफ से कम ही रहेगा, क्योंकि जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा वो जनरल फीमेल में चले जाएंगे। किस तरीके से सीटें फिलअप होती हैं, ये सारी चीज़ें, रोस्टर कैसे बनता है, ये ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो एसटी की बात करें तो 68 है, एसटी की बात करें तो 54 है। तो ये है आपके मार्क्स की क्राइटेरिया, आपके माइंड में रखना है कि आपको इससे ज़्यादा स्कोर करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि जितना टाइम बढ़ता जाता है जो कट ऑफ है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जो प्रिपरेशन करने वाले हैं लोग हैं वो इन होते जाते हैं। तो ये कट ऑफ है। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं कि आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। ये जो टेबल देख रहे हो, ये टेबल तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। यहाँ पे इसको पुट करने का बस इतना मतलब है कि थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस सेक्शन में कितना मार्क्स स्कोर करना है, अराउंड टू अराउंड। अगर आप उतना स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेक्शन 1 की, जहां पे जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। तो यहां पे आपको कितना स्कोर करना है, मेरे हिसाब से अगर आप जनरल नॉलेज नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम का अब ये पार्ट बनता जा रहा है, जिसका पार्ट नहीं भी था उसका भी पार्ट बन चुका है ये।
तो मैं ये जूम करके चलता हूं कि अगर जीके आपका एवरेज है तो आप 5 मार्क्स स्कोर करोगे, अगर थोड़ी सी अच्छी कैटेगरी में हो आप तो 7 मार्क्स स्कोर करना चाहिए आपको। सेकेंड, अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, बहुत इजी लेवल की इंग्लिश आती है, मैंने इसके पेपर देखे हुए हैं, आसान सी इंग्लिश होती है। तो आई होप सो कि इंग्लिश का तो आपने पहले भी प्रिपरेशन किया हो, चाहे आरटीओ का पेपर दिया हो आपने इससे पहले, चाहे दूसरे कोई पेपर दिए हों, तो पढ़ाई किया हुआ है आप लोगों ने। तो उम्मीद करता हूं आपसे कि 6 to 8 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। इससे कम स्कोर करोगे तो कोई मतलब बनता है नहीं, एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर हम बात करें मैकेनिकल की, जो आपकी कोर सब्जेक्ट है, बाकी लोगों की अगर बात करें, अगर कोई दूसरा देख रहा है दूसरे स्ट्रीम का, तो उनका कोर सब्जेक्ट वहां पे रहेगा। बाकी स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल के कंपैरिजन में थोड़ा कट ऑफ कम जाता है, 5 to 6 मार्क्स कम रहता है। बट मैकेनिकल के केस में ये जो कट ऑफ आपको दिख रहा है ऊपर वाला, यही होता है, इससे ज़्यादा ही जाएगा, कम जाने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि पेपर भी काफ़ी ईजी होता है। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल आपका एवरेज है तो आप यहां पे 45, अगर एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है तो 50-55 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो चलो मैं 50 लिखता हूं, 55 नहीं लिखता हूं, तो 45 to 50 आपको तो स्कोर करना ही चाहिए। इससे कम में तो आपका कोई चांस बनता ही नहीं है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर थोड़ा सा रैंडम होता है, बट बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं कंप्यूटर का, कहीं से भी आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़े से कम मार्क्स लिखता हूँ। अगेन 5 to 6 मार्क्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने इंजीनियरिंग किया है तो बेसिक नॉलेज तो आपको कंप्यूटर की होगी, तो 5 to 6 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे यहाँ पे। अगर हम बात करें गुजराती ग्रामर, तो गुजराती ग्रामर में आपसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे 7 to 9 मार्क्स आप स्कोर करोगे। अगर इन सबको हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो लोअर मार्क्स आपको कितना मिलेगा, दैट इज 68 अराउंड। अगर मैं अपर मार्क्स करता हूं कि अगर आप अपर अचीव करते हो, हर के केस में आप अपर अचीव करते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे 80। तो ये ध्यान देना है कि अगर आप लोअर मार्क्स, जो यहाँ पे लोअर मार्क्स मेंशन किए गए हैं, हर किसी में अगर आप लोअर ही स्कोर करते हो तो भाई साहब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन से आप बाहर हो जाओगे। देख लो, किसी भी कैटेगरी की बात कर लो आप, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। यहाँ पे आप कहोगे कि इसमें हो जाएगा, भाई नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट जो आपका कट ऑफ है ऊपर ही जाने वाला है। अगर पेपर का लेवल बहुत ख़राब नहीं होता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं होता है तब, क्योंकि पेपर का लेवल एवरेज या फिर आप बिलो एवरेज में भी रख सकते हो। जो क्लास 3 का पेपर होता है उसी लेवल का होता है। अब जीपीएससी कभी कभी क्लास 3 का पेपर भी टफ दे देती है, अगर उसको एक्सक्लूड कर दें तो क्लास 3 लेवल का ही होता है। एसटी कैटेगरी में थोड़ा सा कट ऑफ कम है, बट आप सेफ स्कोर लेके चल सकते हो एसटी कैटेगरी में कि ये वाला मिनिमम आप स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो आपको टारगेट करना है अपर वाला मार्क्स। मेरे हिसाब से अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको अपर वाला मार्क्स टारगेट करना है। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि चलिए किसी में आपने लोअर वाला कर लिया, किसी में अपर वाला, किसी में अपर वाला, किसी में लोअर वाला, इस तरीके से भी आप करते हो तो इसके आसपास पहुंच जाओगे और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। बट 80 या उससे ज़्यादा आप करते हो तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आप देख लो कि आपका पढ़ाई का लेवल क्या है, कैसे आपको टारगेट करना है। अगर हम सोर्स ऑफ मटेरियल की बात करें कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो जीके की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगा, मेरा ये सजेशन होगा, बाकी आप अपने मर्जी से कर सकते हो, जैसा भी आपका लेवल हो पढ़ाई का, जैसे भी आपने पढ़ा हो। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा आपको हाथ पाँव नहीं मारने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कुछ भी हो सकते हैं, रैंडम क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जहाँ से भी जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करें, इजीली इतने मार्क्स आ जाएंगे। करंट अफेयर को अगर आप फॉलो करते हो तो मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मार के आपकी टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आपका इंग्लिश, यहाँ पे मैं जरूर कहूँगा कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर, तो वहीं से क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको इधर उधर जाने की। किसी भी जिस भी पब्लिकेशन की इससे पहले आप पढ़ रहे हो, कई बार मैंने रिकमेंड किया हुआ है, तो जो भी पब्लिकेशन की बुक है उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास बुक्स होंगी ही इंग्लिश की। नहीं है तो कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक खरीद लें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया होगी। अब जरूरी नहीं है कि बस इसी का मिलेगा तो ही सॉल्व करेंगे, नहीं मिलेगा तो ना करें। इसका भी करना है, जीपीएससी का भी करना है, GSSB का भी करना है। जिसका पेपर मिल जाता है, जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, टेक्निकल पूछा जाता है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। मैकेनिकल, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप, 45 से जितना अप जा सकते हैं जाइए, 50 जाइए, 55 जाइए। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है इसमें, लोअर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कर पाओगे इजीली। पेपर भी देखोगे आप, मैंने भी पेपर देखे हुए हैं, बहुत टफ नहीं होता है।
कंप्यूटर की बात करें तो अगेन रैंडम टाइप का क्वेश्चंस होता है, तो ऑनलाइन कहीं से भी प्रैक्टिस कर लें आप। बेसिक जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछते हैं। जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है बस वही करना है, बहुत ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। तो इसको मैं कहूँगा कि ऑनलाइन सोर्स को प्रीफर कर लें, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गुजराती लैंग्वेज के लिए जो भी बुक गुजराती ग्रामर लैंग्वेज के लिए आप फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करते रहें। अगेन इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आई नो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। अगर कोई नया नहीं है, अगर कोई नया प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो मे भी उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, बाकी लोगों ने तो काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं, तो फॉलो भी है मेरा और मैं जानता भी हूँ आपको, आप गुजराती में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ जो सिलेक्शन लेने वाले हैं। जो नहीं लेने वाले हैं तो उनका तो फिर ठीक है, उनका तो हर जगह कम रहेगा। अब आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, उनका क्वेश्चन भी ऐसा होता है कि उनके माइंड में इस तरीके से घूमता रहता है कि मैं तो केवल वही बुक पढ़ूंगा जिस पे मेंशन होगा कि गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड जेई के लिए प्रिपेयर किया गया है। तो भाई ऐसा पढ़ाई मत करो आप। आपको इन शॉर्ट माइंड रखना है कि हमको टेक्निकल तो कवर कर ही लेना है, एग्जाम्स आ ही रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निकल आपको कंप्लीट कर लेना है। जीके जीएस पे आपको ठीक ठाक कमांड रखनी है, इंग्लिश गुजराती पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस चैनल पे आप क्या क्या कर सकते हो। तो पहले तो आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, टेक्निकल एग्जाम के पेपर सोल्यूशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाता हूँ उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं इंडिविजुअली मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ये सब्जेक्ट के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो अगर आपको किसी में दिक्कत हो रही हो तो वो आप देख सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ अक्सर कि जो एमसीक्यू वाले मैं सीरीज कराता हूँ वो आप जरूर कर लें, क्योंकि चांसेज होता है वहाँ से क्वेश्चंस आए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडामेंटल हम डिस्कस करते हैं। तो जितने भी एमसीक्यू होते हैं जिस टॉपिक पे होते हैं वो सारा आपका कवर हो जाता है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी होते हैं तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेस्ट यहाँ पे चलता रहता है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टेस्ट का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे मिलता है 9 बजे रात को। वेडनेसडे और संडे को टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। नॉन टेक्निकल का भी टेस्ट चलता है, तो नॉन टेक्निकल का हालांकि बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं आप में, नॉन टेक की बात करें, जीके की बात करें तो, बट आप जरूर थोड़ा बहुत तो करते रहना कि कहीं से आपको लाइक नहीं करना। आप कट ऑफ देख लो, अगर आप किसी में भी कम स्कोर करते हो तो दूसरी जगह आप उसको कंपनसेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत क्लोज कट ऑफ है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज मिल जाती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्पेसिफिक पॉइंट पे मैं बनाता हूँ कि चलिए टेक्निकल का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उस पर वीडियो सीरीज में लेके आ जाता हूँ। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में ऐसे होता है, तो वो भी अगर आपको पसंद है तो देख सकते हैं, एक बार देखिए, आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।